नमस्कार छात्रों, आज से हम अगला पाठ ठेस पूरक पठन के तौर से है, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी है। अब यह फणीश्वर नाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद के रूप में जाना माना जाता है। अब इस प्रस्तुत पाठ के माध्यम से फणीश्वर नाथ रेणु जी ने सिरचन नामक एक ग्रामीण कलाकार की कहानी है जो अपनी कला में दक्ष है। पत्नी और बच्चों के देहांत के कारण मानसिक रूप से टूटा हुआ सिरचन गांव वालों के लिए बेकार ही नहीं बल्कि बेगार हो गया है। और ऐसे सिरचन के स्वाभिमान की तथा उसके उसूलों की प्रस्तुत कहानी हमें दिखाई देती है। गद्य संबंधी जानकारी देखिए। प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। मतलब यह जो एक आंचलिक कहानी है, बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित यह कहानी दी गई है, जिसमें सिरचन नामक पात्र के द्वारा कथाकार ने ग्रामीण जीवन कैसा होता है और ग्रामीण जीवन में होने वाले जो कारीगर होते हैं और उनमें से उनका स्वभाव और वो अपनी स्वाभिमान के साथ वे किस प्रकार अपना जीवन बिताते हैं, जिसका एक प्रतीक के रूप में सिरचन इस पाठ में दिया गया है। इसका बड़ा ही मार्मिक और सुंदर ढंग से यहाँ पर चित्रण किया है। पहला परिचय देखो। खेतीबाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। मतलब यह खेतीबाड़ी के जो कुछ काम होते हैं गांव में, इस काम के प्रति सिरचन को कोई पूछता नहीं है, क्योंकि उन्हें वह केवल बेकार ही नहीं तो बेगार भी लगता है। अब बेगार मतलब बिना मजदूरी दिए काम करना, ऐसा मतलब उसका लिया जाता है। और इस खेत खलिहान के मजदूरी के लिए इसीलिए सिरचन को कोई बुलाता नहीं है। क्या होगा, उसको बुलाकर दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे। तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। यानी कि सिरचन को खेतीबाड़ी के कामों को क्यों नहीं बुलाया जाता, इसका प्रस्तुत यानी कि पूरी तरह से विवरण दिया गया है। क्योंकि सिरचन जब मजदूर की 1/3 काम कर चुके होते, मतलब ढेर सारा काम उन्होंने किया होता है, तब ये सिरचन अपने हाथ में खुरपी लेकर पगडंडियों पर अपने पाँव तौल तौल कर रखता हुआ दिखाई देगा। पगडंडी मतलब मेंढ जिसे हम कहते हैं, मराठी में जिसे हम ताल कहते हैं, मिट्टी का ढेर जो हमारी खेती के चारों ओर होता है। तो अगर किसी को मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और की बात है, ऐसा ही व्यक्ति इस सिरचन को खेतीबाड़ी के कामों के लिए बुलाता है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। मतलब सिरचन का भी एक समय था। मड़ैया मतलब झोपड़ी। अब माना कि आज सिरचन को ढेर सारे लोग मुफ्तखोर कहते हैं, कामचोर कहते हैं या चटोर कहते हैं। चटोर मतलब जो चटपटीत खाना खाना चाहता है, ऐसा व्यक्ति। लेकिन सिरचन का भी एक ज़माना था जिस ज़माने में उसके मड़ैया के पास मतलब झोपड़ी के पास ढेर सारे बड़े बड़े लोगों की सवारियां खड़ी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई,
अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है। शहर से सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। अब चिक मतलब बांस की तीलियों से बनाया गया पर्दा, जो पुराने ज़माने में घरों में चौखट पर टंगाया जाता था। यानी कि सिरचन एक कारीगर था। तो उस ज़माने में सिरचन के पास ढेर सारे लोग आते थे, उसकी खुशामद किया करते थे। और उसकी कारीगरी की तो क्या बात कहे, उसकी कारीगरी के समान ये उस इलाके में अब कोई कारीगर नहीं है। तो बड़े बड़े लोग वहाँ आकर उसकी खुशामद करके उससे कोई न कोई चीज़ बनवा कर लेना चाहते हैं। तो कोई कहता है कि देखो बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, वो तुमसे एक चिक बनवा कर चाहता है, तो चलो आगे। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। लेखक कह रहे हैं कि जब भी लेखक की माँ लेखक को सिरचन को बुलाने के लिए भेजती है तो सबसे पहले लेखक माँ से ही कहते हैं कि उसे भोग क्या क्या लगेगा। भोग मतलब जैसे कि हम पूजा पाठ के समय ईश्वर को भोग चढ़ाते हैं, मतलब प्रसाद चढ़ाते हैं। तो सिरचन की बात ऐसी ही है। माँ हंसकर कहती, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। यानी कि माँ हंसकर लेखक से कहती है, अरे जाओ सिरचन हमारे काम के वास्ते कभी इस प्रकार की बातें नहीं करता। लेकिन लेखक डरते हैं, क्योंकि लेखक ने देखा है उनके सामने ही उनके पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को किस प्रकार उसने बेपानी कर दिया था। मतलब बेपानी मतलब बेइज्जत कर दिया था। इतना ही नहीं, उसने कहा था उसे, तुम्हारी भाभी नाखून से खांट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है। यानी कि इस प्रकार के कटु वचन सिरचन ने उस चौधरी के छोटे लड़के से कहे थे कि इतना मामूली सा खाना हमारे घरों में भी पकता है, न जाने तुम्हारी भाभी ने इस प्रकार कहाँ से बनाना सीखा है। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नीनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननंद रूठी हुई है मोती की शीतल पाटी के लिए। यानी कि जब सिरचन घर आता है तो माँ उसे पूछ लेती है कि देखो तुम्हारे लिए आज मैं नेनू मथ रही थी। नेनू मतलब देखिए माखन निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा गया है, जिससे घी निकाला जाता है। और इस घी के साथ ढेर सारा मीठा पकवान बनाया जाता है, ढेर सारे व्यंजन होते हैं, जिसमें से घी की खकोरन के साथ चूड़ा यह सिरचन को बहुत पसंद है। और इसीलिए माँ ने कहा कि यह सारा देते हुए कहा कि देखो बेटी के ससुराल से कुछ बातें कही गई है। उन्होंने कहा उनकी ननंद रूठी है और उसे मोती की शीतल पाटी आवश्यक है। शीतल पाटी मतलब चटाई। मोती एक प्रकार की घास है जिससे यह चटाइयाँ बनाई जाती है, तो ऐसे शीतल पाटी की आवश्यकता है। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन भी हंसकर कहता है अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर,
पनियाई मतलब मानो उसके मुंह में पानी ही भर आया है। तो यह पनियाई मुंह संभाल, जीभ संभाल कर वह कहता है कि हाँ हाँ, यह घी की सुगंध सूंघ कर ही मैं आया हूँ, नहीं तो आज के शादी ब्याह के मौसम में मुझे समय कहाँ है। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। यानी कि सिरचन बड़ा ही कारीगर है, जाति का कारीगर उसे कहा है, क्योंकि काम करते वक्त वह घंटों बैठकर काम करता है और मोती और पटेर के माध्यम से बड़ी ही लगन के साथ वह कुच्ची बनाता है। मतलब कुच्ची मतलब झाड़ू जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे रंगी बिरंगी सुतलियों को बुनकर वो ढेर सारी सुंदर यानी कि कुच्ची बना लेता है। तो काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं शाम की तरह फुफकार उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुँहचोर है, कामचोर नहीं। यानी कि अगर काम करते समय अगर उसकी तन्मयता मतलब एकाग्रता में अगर किसी ने बाधा निर्माण की तो एकाध शाम की तरह वो फुफकारता है, यानी कि गुस्सा होता है, क्योंकि वह मुँहचोर है लेकिन कामचोर नहीं। मुँहचोर मतलब वह बड़ी बड़ी बातें करता है या फटकार सुनाता है, लेकिन वह कामचोर नहीं। अपने काम में वह किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं चाहता है। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। झाला मतलब ऊंच नीच, यानी कि छोटी सी मजदूरी लेकर कुछ खाना वगैरह खाकर वो कारीगरी उस ज़माने में करता है। कभी कभार इस खाने में थोड़ी बहुत मिठाई कम हुई तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बात में ऊंच नीच की बात उसे कभी बर्दाश्त नहीं होती। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। यानी कि पहले ही लेखक ने कहा है कि सिरचन को लोग चटोर समझते हैं। चटोर मतलब मीठे मीठे पकवान खाने वाला। तो सिरचन को बुलाने से पहले तली बघारी हुई तरकारी, तरकारी मतलब सब्जी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, ऐसे कुछ पदार्थों का प्रबंध कर लीजिए तो सिरचन तुरंत हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म, काम अधूरा रख कर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अर्ध कपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा, किसी दिन माने कभी नहीं। यानी कि खाने में अगर उसकी कुछ कमी हुई, मसालेदार खाने में अगर कुछ कमी दिखाई दी तो वह अपने काम को अधूरा छोड़कर अपने सर दर्द का बहाना बनाकर वो चला जाएगा, लेकिन वो फिर वापस कभी उस काम को पूरा करने के लिए नहीं आएगा। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोढ़े, भुनी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यानी कि देखिए सिरचन ढेर सारी कारीगरी उसके पास है। रंगीन शीतल पाटी है, बांस के तीलों के माध्यम से वो चिक यानी कि पर्दे बनाता है, सतरंगी डोर के मोड़े बनाता है। इतना ही नहीं, भूसी चुन्नी रखने के लिए जो मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले होते हैं, जाल जहाँ पर यानी कि हमारे कुछ अलग यानी कि खेती खलिहानों की कुछ चीज़ों को रखने के लिए किया जाता है,
या हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो सिरचन बना लेता है। गांव में और कोई है नहीं सिरचन के समान इन चीज़ों को बनाए। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एकाध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। यानी कि हम जानते हैं ये पुराने ज़माने में इस प्रकार के घर के काम करने वाले लोगों को, कारीगरों को हम घर से कुछ थोड़ा बहुत अनाज दिया करते थे, यानी कि उसके लिए कुछ रकम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो पेट भर खिलाने पर या भोजन देने पर भी इस प्रकार के काम किए जाते थे। वो ज़माना कुछ अलग था, यानी कि उस ज़माने में ऐसे लोग, कुछ कारीगर हर गाँव में काम किया करते थे। तो धन्यवाद छात्रों, अगला पाठ अगले भाग में हम देखेंगे।